जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जब से बांग्लादेश ने भारत के साथ दुश्मनी मोल ली है तब से बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या फिर यूं कहे, जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना के साथ में दोस्ती की है तब से बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है उन टेक्सटाइल मिल्स का दिवालिया निकल चुका है और वो टेक्सटाइल मिल्स का कहना है कि अब हम हमारे जो वर्कर्स है उनको पैसे नहीं दे सकते, जो बिजली का बिल है वो तक नहीं दे सकते। इसीलिए अब हमको बंद करना पड़ेगा हमारी जो कंपनियां हैं, जो मिल्स हैं उनको। उनका कहना है कि ये सब कुछ भारत की तरफ से जो आने वाले यार्न है उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि भारत के जो यार्न है वो बांग्लादेश के मार्केट में इतने ज्यादा हो गए हैं कि बांग्लादेश का जो खुद का टेक्सटाइल है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। ये सब कुछ कैसे हुआ है, भारत के यार्न ने बांग्लादेश को किस तरह से ठप किया है, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन आप इस न्यूज में भी देखिए कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स के ओनर है उन्होंने बांग्लादेश से क्लियर कट कहा है, उनकी गवर्नमेंट से क्लियर कट कहा है कि यदि भारत से आने वाले जो यान है, जो चीपेस्ट यान है, उनको पूरी तरह से बंद नहीं किया गया तो 1 फरवरी से हम बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल मिल है उनको बंद कर देंगे और खुद हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह की बातें अब बांग्लादेश के जो ओनर है उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उनको एक और अल्टीमेटम भी दिया था कि हम आपको 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर आपने 72 घंटे के अंदर इस समस्या को सोल्व नहीं किया, जो मिल्स है उसकी क्राइसिस को दूर नहीं किया, तो बांग्लादेश की ये मिल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है, इन ओनर्स का कहना है कि यदि आप अब इस क्राइसिस को सोल्व भी कर दोगे तब भी हम इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकते। अब हमारी जो मिल्स है उनको बंद होना ही पड़ेगा, ये पूरी तरह से शट डाउन हो जाएंगी। तो ये पूरा मामला क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल जो भारत है हमारा, वो टेक्सटाइल बेचने के मामले में दुनिया के अंदर फोर्थ कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जो कि टेक्सटाइल सेल करता है। और जो आरएनजी है यानी कि रेडीमेड गारमेंट है, उनको सेल करने में जो बांग्लादेश है वो दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। मतलब कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रेडीमेड कपड़ा बेचता है तो वो बांग्लादेश है, और सबसे ज्यादा अगर कोई टेक्सटाइल बेचता है तो वो फोर्थ नंबर पर इंडिया है। इंडिया जो अपने टेक्सटाइल है यानी कि जो बिना सिले हुए कपड़े हैं उनको बांग्लादेश को देता है, बांग्लादेश फिर उनको सिलकर रेडीमेड बनाकर यूरोपियन यूनियन में और जो दुनिया के अंदर दूसरे देश है उनके अंदर बेचता है। इस तरह का काम जब बांग्लादेश करता है तो बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक है वो पूरी तरह से चलता है। लेकिन बांग्लादेश की जब शेख हसीना सरकार में बैठी हुई थी तब से शेख हसीना ने भारत से आने वाले जो कॉटन यान है उनको ड्यूटी फ्री कर रखा था। उनका कहना था कि भारत से यदि कोई कॉटन या आ रहे हैं, भारत से यदि यान आ रहे हैं तो बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे बांग्लादेश के अंदर जो खुद के यान है, बांग्लादेश के जो खुद के टेक्सटाइल है वो इतने अच्छे से बिक नहीं पाए, क्योंकि भारत का जो रेशम है, भारत का जो कॉटन है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांड यदि किसी कॉटन की है तो वो भारत के कॉटन की है। तो बांग्लादेश भारत से कॉटन लेता था, फिर उनके कपड़े सिलता था और वो कपड़े यूरोपियन यूनियन में बेचता था। तो उसका जो धंधा था ये बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसकी वजह से बांग्लादेश में भारत के जो यान है वो इतने ज्यादा हो गए कि बांग्लादेश का खुद का जो कॉटन है वो बिक नहीं पाया, और उसको जो है 12 से 15 हजार करोड़ का नुकसान हो गया। यानी कि 12 से 15 हजार करोड़ का जो कॉटन है बांग्लादेश का, जो टेक्सटाइल है बांग्लादेश का, वो बिक नहीं पा रहा है और वो बांग्लादेश में ही रह रहा है। तो आज बांग्लादेश इस स्थिति तक कैसे पहुंचा है, भारत ने क्या क्या सिचुएशन लेकर के आया है, क्या क्या क्रिएट किया है, जिस वजह से आज बांग्लादेश यहाँ पे पहुंचा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है जब से मोहम्मद यूनस की सरकार बांग्लादेश के अंदर आई है तब से वो भारत विरोधी काम कर रहा है। चाहे फिर वो पाकिस्तान को अपने पास बुलाना हो और उसको ग्रेटर बांग्लादेश का मैप देना हो, या फिर चाइना को अपने यहाँ पे बुलाकर लाल मोनिरट नाम का एयरवेज बनवाना हो, ये सारी चीजें बांग्लादेश के द्वारा भारत के अगेंस्ट में की जा रही है। साथ ही बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश भारत को चिढ़ाने के लिए या भारत को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश के अंदर ही जो हिंदू है उनकी किलिंग कर रहा है, उनको मार रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर कोई भी बाहरी निवेशक आ नहीं पा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं मास लेवल पर। जिससे यदि मान लीजिए मैं ही कोई निवेशक हूं और मैं बांग्लादेश के अंदर कपड़े में इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मेरे को वहां पर रहना पड़ेगा, मेरी जो कंपनी चलेगी। यदि वहां पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, तो मैं वहां पर क्यों जाऊंगा। इस वजह से बांग्लादेश के अंदर कोई भी बाहर से जो निवेशक है वो आ नहीं पा रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश की जो गारमेंट कंपनी है उनको $400 मिलियन का नुकसान हो चुका है, कोई बाहरी निवेशक ना आने की वजह से। दूसरी बात, मोहम्मद यूनस है वो चाइना की यात्रा पर जाते हैं और चाइना से कहते हैं कि यदि आपको नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से पे कब्जा करना है और उसके ऊपर कंट्रोल रखना है तो आप एक काम करिए, बांग्लादेश का रास्ता अपनाइए, बांग्लादेश आ जाइए और बांग्लादेश से फिर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में चले जाइए। चाइना को जब बांग्लादेश ने अपने यहाँ पे बुलाया और लाल मोनिरट नाम का यहाँ पे एक एयरवेज बनवाया, जिस चीज से भारत
काफी ज्यादा चिढ़ा। भारत चिढ़ा तो भारत ने क्या किया, बांग्लादेश का जो माल है, बांग्लादेश से नेपाल और भूटान को जो बिकता था, वो बिकता था भारत के इस पोर्ट्स की वजह से। ये जो लैंड पोर्ट्स है, भारत ने कुछ बना करके रखे हैं लैंड पोर्ट्स, उनके माध्यम से बांग्लादेश का जो माल है वो नेपाल और भूटान को बिका करता था। तो भारत ने कहा कि आप हमारे ही सर के ऊपर चाइना को ला करके बिठाओगे, हमारे दुश्मन को बिठाओगे, तो हम तुम्हारा जो माल है वो कैसे बिकने दें। तो भारत ने ये जो पोर्ट है इनको पूरी तरह से बंद कर दिया, और बांग्लादेश के पोर्ट बंद करने की वजह से बांग्लादेश के जो माल है वो बिक नहीं पा रहे, वो और अनसोल्ड हो गए। पहले ही तो 12,000 करोड़ का उनको नुकसान हो चुका है, वो माल बिक नहीं रहा उनका, ऊपर से भारत ने ये जो पोर्ट है वो भी बंद कर दिया, जिससे बांग्लादेश को और ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद में भारत ने जब ये पोर्ट बंद किया, तो अब बांग्लादेश के जो पूरी तरह से जो भी एक्सपोर्ट है नेपाल भूटान को होने वाले, वो पूरे एक्सपोर्ट बंद हो चुके हैं। और भारत ने ये भी कहा है कि यदि आप बेचना चाहते हो तो आप एक काम करिए, इस मार्ग से होते हुए जो मुंबई वाला पोर्ट है आप उसके माध्यम से बेचिए। हम इस पोर्ट को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन जो मुंबई वाला पोर्ट है वो चालू रखिए, वो चालू है, आप उसके माध्यम से बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत ने बंद भी कर दिया उसका पोर्ट, और पोर्ट बंद भी नहीं किया, बांग्लादेश को मना भी कर दिया और बांग्लादेश को मना भी नहीं किया। अब बांग्लादेश उस हिस्से से बेच नहीं सकता, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, उसको जो है घाटा हो सकता है, क्योंकि वो वहां जाएगा, वहां से फिर जो उसका लॉजिस्टिक है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो जाना नहीं चाहता। अगली बात, भारत तो इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देते ही आ रहा था। थोड़े दिन पहले ये जो ट्रंप महाशय है ये भी जाग जाते हैं, और जुलाई के महीने में जो बांग्लादेश है उसके ऊपर 35% टेरिफ लगा देते हैं। मतलब कि बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 55 बिलियन का, और उस 55 बिलियन के एक्सपोर्ट में से भी 38 बिलियन के आसपास बांग्लादेश जो अपने रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो बेचता है। अब इनमें से भी जो अमेरिका है उसके अंदर 3 से 4 बिलियन के जो गारमेंट्स है बांग्लादेश के वो बेचे जाते हैं। अब अमेरिका ने इसके ऊपर इतना ज्यादा टेरिफ लगा दिया, तो इससे जो इसका मार्केट है वो डाउन पड़ गया, और भारत के ऊपर जुलाई के महीने में सिर्फ 25% टेरिफ लगा हुआ था। तो भारत यहाँ पे एज लेकर के गया, और भारत ने अपने जो गारमेंट्स है वो बड़ी मात्रा में अमेरिका के अंदर बेचे, जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल को और ज्यादा नुकसान हुआ। अगला अगर देखें, तो कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत होती है, और बांग्लादेश ऐसे समतल जगह पे बना हुआ है कि जहां पे कोई डैम ऊंचाई पे बन नहीं पाया है, और ना ही कोई नदी इतनी तेज प्रवाह से बहती है कि वहां पे बिजली का उत्पादन किया जा सके। तो जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अडानी के साथ एक डील करके रखी थी कि अडानी का जो पावर प्लांट है उसके माध्यम से बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई होती रहे इन टेक्सटाइल मिल्स को। लेकिन जब से शेख हसीना गई है, तब से भारत सरकार ने अडानी के द्वारा, अडानी से कह के ये जो बिजली है बांग्लादेश के अंदर, इसको पूरी तरह से रोक लगा दी है। और रोक लगाने के लिए जो इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम ये है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स है उन्होंने जो बिजली का बिल है वो पे नहीं किया। अभी तक जो है 60% बिजली का बिल जो है डिस्प्यूट में चल रहा है अडानी के साथ, इसीलिए अब बांग्लादेश को बिजली नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के काम किए गए, जिसकी वजह से वहां की टेक्सटाइल में बिजली नहीं आ पाई, और कपड़े हैं वो पूरी तरह से रेडीमेड नहीं हो पाए, और ना ही बिक पाए। तो उनकी जो टेक्सटाइल मिल है उनको यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद में अगला जो है, रही खई कसर जो है वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी। पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश से कि क्या हुआ, यदि भारत आपको जो है पोर्ट नहीं दे रहा है तो आप हमारे यहाँ पर आइए, और जो हमारा कराची पोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए। उस कराची पोर्ट से अपना जो माल है वो सेंट्रल एशिया में, यूरोप में और चाइना में यहाँ पर के बेचिए। लेकिन इन अकल के अंधों को ये नहीं पता है कि चाइना तो खुद वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वो कंट्री है जो रेडीमेड गारमेंट को सेल करता है। तो चाइना क्यों तुम्हारे माल को खरीदेगा, और सेंट्रल एशिया में तुम्हारे माल की कोई वैल्यू ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो वो क्यों बिकेंगे। पूरे यूरोप के अंदर यदि डिमांड है तो वो है भारत के कॉटन की। भारत जो अपना कॉटन बांग्लादेश को देता था और बांग्लादेश उसको रेडीमेड करके जो बेचता था, उसी की डिमांड थी। यदि भारत का कॉटन ही बांग्लादेश के अंदर नहीं जाएगा, आप भारत से आने वाले यान के ऊपर प्रतिबंध लगा दोगे, तो फिर किस तरह से तुम्हारी टेक्सटाइल चलेगी। और यदि अगर आप भारत का टेक्सटाइल बांग्लादेश में बुलवाते हो, तो फिर बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल है 12,000 करोड़ का जो बिका नहीं है, उसका क्या होगा। तो अब बांग्लादेश बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में था। तो इस वजह से बांग्लादेश ने भारत से आने वाले जो कॉटन यान है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लगाया तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल में जो थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी अब फिलहाल में पूरी तरह से बंद हो गई है। पाकिस्तान का कहना है कि हम बांग्लादेश की हेल्प करेंगे। बांग्लादेश की हेल्प आप कहां से करोगे, जब पाकिस्तान का खुद का ही डेप्ट 44% तक पहुंच चुका है, खुद का ही डेप्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, पाकिस्तान उसको चुका नहीं पा रहा है। अब बांग्लादेश की वो हेल्प कैसे करेगा। तो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, इस तरह की कहानी बांग्लादेश के साथ घटित हो गई है पाकिस्तान के द्वारा। अब जो बांग्लादेश है उसको क्लियर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि एक तरफ यदि वो भारत से कॉटन यान बुलवाता है तो बांग्लादेश का पूरा कॉटन यान नहीं चल पाएगा,
जो कोटनयान 1200 करोड़ का हो चुका है, वो धीरे धीरे 1500 करोड़ का पहुंचने वाला है, वो पूरी तरह से रखा रह जाएगा। अगर वो नहीं बिका तो ये करेंगे क्या? दूसरी बात, यदि ये भारत से नहीं बुलवाते हैं तो दुनिया के अंदर इनका जो कॉटन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। भारत ने पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके माध्यम से भारत का जो भी माल है, जो रेडीमेड गारमेंट है, अब वो यूरोप के अंदर ड्यूटी फ्री बिकेंगे, जिससे कि बांग्लादेश का जो सस्ता माल बिक रहा था अब वो और ठप हो जाएगा। और भारत का जो माल है वो पूरे यूरोप के अंदर पहले ही डिमांडिंग में है, और भारत का यदि सस्ता बिकेगा तो भारत एक तो यूरोप का मार्केट भी खा जाएगा और दूसरा जो है बांग्लादेश का मार्केट भी खा जाएगा। अब बांग्लादेश के साथ ये बड़ी समस्या हो चुकी है, तो बांग्लादेश को ये समझना होगा कि भारत के साथ रहने में ही बांग्लादेश की भलाई है। यदि भारत के विरोध में बांग्लादेश चलेगा तो ना पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा, ना चाइना उसकी हेल्प करेगा, ना ही भारत उसकी हेल्प करेगा। जो बांग्लादेश है वो पूरी तरह से इस चीज में धरा चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश इन चीजों से और किस तरह से निपटता है, या फिर बांग्लादेश की और स्थिति गर्त में जाती जाती है। ये सब कुछ चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि 12 फरवरी के टाइम पे बांग्लादेश के अंदर चुनाव है। उसके बाद देखना होगा कि किसकी सरकार आती है और किस तरह से यहाँ पे बांग्लादेश की राजनीति चलती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।